अगली इसमें हेडिंग डाल दो मेटाफेज। फटाफट करते हैं, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, तीनों आज कर लेंगे अभी। तो उसमें थोड़ा सा मैं रिवाइज कर दूं बच्चों। डिवीजन में अपन डिस्कस कर रहे थे कि जो स्टेजेस होती हैं फेज की, भाई अपन ने कहा था कैरियोकाइनेसिस होता है और दूसरा साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में अपन न्यूक्लियर को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो पहली स्टेज आपको बताई थी प्रोफेज, क्या क्या चेंज आए थे वो देख लियो कि प्रोफेज में सबसे पहले तो हाँ अपने पास जो क्रोमेटिन थे, क्रोमेटिन फाइबर बेटा जी धीरे धीरे अब क्या बना रहे थे, क्रोमोसोम। इस प्रोसेस को मैंने बोला था कंडेंसेशन, कंडेंसेशन था। तो धागे से क्या बन रहे थे, क्रोमोसोम। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन धीरे धीरे डिसअपियर, ईआर गोल्जी बॉडी भी डिसअपियर, सारे जा रहे थे कि क्रोमेटिन से अब क्रोमोसोम बनना स्टार्ट हो गया था। और बच्चों जो सेंट्रियोल थे, सेंट्रियोल से वो धागे क्या बन गए थे, स्पिंडल फाइबर। और सेंट्रियोल मूव टुवर्ड्स पोल। ये सारी प्रोसेस कहाँ हुई थी, प्रोफेज में। प्रोफेज के बाद जो अगली फेज है जिसको अपन ने नाम दिया मेटाफेज, इसकी बच्चों बात करते हैं। देखो आगे क्या क्या चेंज आते हैं, पूरा ही हटा दें इसको। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल दो आप मेटाफेज। फिर से एक बार मेटाफेज, मध्यावस्था। तो वर्ड पहले भी आया था बच्चों, अपन ने कहा था क्रोमोसोम की क्लियर जो ऑब्जर्वेशन है, क्लियरली क्रोमोसोम कब दिखेंगे, तो क्रोमोसोम की स्टडी के लिए मेटाफेज बेस्ट होता है। तो चलो दो तीन डायग्राम से अपन इसको क्लियर कर लें। पहले समझ लो दोनों तीनों स्टेज, इसमें वन बाय वन ले लेते हैं। चलो बोला ऐसे ही बना लेते हैं। फर्स्ट मेटाफेज में भी पहला बेटा जी है ट्रांजिशन ऑफ मेटाफेज। बना लो फिर इसी से समझ लेंगे अपन, ट्रांजिशन ऑफ मेटाफेज। ट्रांजिशन ऑफ मेटाफेज इसमें देखना बच्चों वही प्रोफेज की तरह है, बस चेंजेस इसमें ही आ जाएगा कि जो सेंट्रियोल थे दोनों पोल पे थे, और सेंट्रियोल से यहां धागे जैसी स्ट्रक्चर को क्या कह दिया था, कि क्रोमोसोम यहां ट्रांजिशन ऑफ मेटाफेज बना लियो। इसमें तीन बनाएंगे अपन, देन मेटाफेज और फाइनली लेट मेटाफेज। ट्रांजिशन ऑफ मेटाफेज। तो ध्यान रखना बच्चों क्रोमोसोम सेंटर में नहीं रखना है, इनको साइड में आ गए इधर, और सेल का सेंटर मान लेते हैं अपन इसको। ये एक तरह से सेल का सेंटर, और साथ में जो स्पिंडल फाइबर होते हैं, ये कनेक्ट स्पिंडल फाइबर, कुछ फाइबर डायरेक्ट कनेक्ट भी होते हैं। स्पिंडल फाइबर पहली स्टेज अपन ने बोली ट्रांजिशन ऑफ मेटाफेज। बनाते रहो, तीन स्टेज है मेटाफेज की। ट्रांजिशन ऑफ मेटाफेज। दूसरा फिर जो आएगा इस बार ये बना लेते हैं। क्या हुआ, सेकंड ट्रांजिशन ऑफ मेटाफेज के बाद बेटा जी आ गई मेटाफेज स्टेज। इसमें जो क्रोमोसोम आएंगे वो बिल्कुल सेंटर में ऐसे अरेंज हो गए, सेंट्रली अरेंज। ये आ गया सेंट्रियोल, सेंट्रियोल से बेटा जी ये फाइबर, ये फाइबर कनेक्ट, और कुछ जो फाइबर है बिल्कुल स्ट्रेट कनेक्ट है। ये कलर आ गया स्ट्रेट कनेक्ट, सेकंड स्टेज। और ये जो है
इक्वेटर पे। इसको बेटा जी अपन बोल देंगे मेटाफेज। मेटाफेज सेकेंड ये बना लो। लास्ट इसमें आएगा लेट मेटाफेज स्टेज। लेट मेटाफेज, ये पहली ट्रांजिशन ऑफ मेटाफेज, दूसरा आ गया मेटाफेज। फर्स्ट तो बन गया ना। एक और बेटा जी लास्ट जो लेट मेटाफेज है उसका बना लियो। ये लास्ट इसमें लेट मेटाफेज। लेट मेटाफेज में माइनर से चेंजेस बेटा, जिसमें जो क्रोमोसोम है कंप्लीटली ये सेपरेट हो गए। यहां जो फाइबर हुए सेंटर में आ गया, ये मान लो ये। तीनों डायग्राम में ये चेंजेस के साथ क्या क्या चेंज आता है ड्यूरिंग मेटाफेज स्टेजेस। तो बिल्कुल सीधे सीधी डायग्राम से तीनों स्टेजेस अपन क्लियर कर लेंगे कब क्या चेंजेस। तीनों सीक्वेंस में बच्चों, पहले ट्रांजिशन ऑफ मेटाफेज, फिर आ गया मेटाफेज और फाइनली लेट मेटाफेज। लेट का मतलब मेटाफेज के लास्ट तक आते आते बिल्कुल क्रोमोसोम के चेंजेस है सारे, और कुछ नहीं इनमें। एकदम सिंपलीफाई करके अपन इसको समझते हैं। बन गया, लेबलिंग करते आए। देखना बच्चों, देखो बोर्ड पे स्टार्ट करते हैं। बन गया ना तीनों। अब सुनो, प्रोफेज के बाद अगर बात की थी अपन ने, तो प्रोफेज वाला तो लास्ट डायग्राम था, मैं थोड़ा सा उस पर भी आ जाऊं, उससे अपन इसको कनेक्ट करके देख लें बच्चों कि प्रोफेज में लास्ट तक क्या हो रहा था। जो लेट प्रोफेज आपने अपनी नोटबुक में डायग्राम बना रखा है, लेट प्रोफेज में बेटा जी इधर तो ये दो सेंट्रियोल थे, पोल पर आ गए थे वो, है ना, पोल पर आ गए थे। मान लो यहां सेंट्रियोल ले लिया, एक ही ले लिया, इनके बीच में ये क्या थे, स्पिंडल फाइबर। यहां ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहां थी, और इसकी जगह बेटा जी ये क्या बनने लगे थे, क्रोमोसोम, क्रोमेटिन क्या हो गए थे, कंडेंस। अब देखना, लेट प्रोफेज में आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिख रही थी, डॉटेड मतलब डिसअपियर होना स्टार्ट हो गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन सुनना बच्चों, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होना स्टार्ट हो चुकी थी। इसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया था, डॉटेड लाइन से। जैसे ही मेटाफेज आएगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर आएगा। तो पहली लाइन ये है कि बिगिनिंग ऑफ मेटाफेज इज इंपॉर्टेंट मार्क्ड बाय डिसअपियर ऑफ। अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो गई मतलब कौन आ गई, मेटाफेज आ गई। तो यहां प्रोफेज में शुरुआत में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी, प्रोफेज के लास्ट तक आते आते न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर धीरे धीरे हटना स्टार्ट हो चुकी है, और मेटाफेज में कहीं कोई न्यूक्लियस नहीं है। अब सुनो, जब न्यूक्लियस हट गया बच्चों, ये मान लो न्यूक्लियस गया ये पूरा, तो न्यूक्लियस हटते ही अब साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म एक ही हो गए भाई। पहले अलग करने वाला कौन था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब साइटोप्लाज्म न्यूक्लियोप्लाज्म एक साथ ही हो गए, मिक्स हो गए। तो जो क्रोमोसोम अभी कहां थे, न्यूक्लियोप्लाज्म में थे, वो पूरे साइटोप्लाज्म में फैल गए, स्कैटर्ड हो गए, क्योंकि जो बाउंडेशन वाली मेम्ब्रेन थी वो तो हट चुकी है। तो ये जो क्रोमोसोम है पूरे साइटोप्लाज्म में बिखर गए, क्योंकि अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो चुकी, डिसअपियर। तो देखो, मेटाफेज जब स्टार्ट होता है बच्चों, इसको क्या नाम दिया, ट्रांजिशन ऑफ मेटाफेज। ये न्यूक्लियस इसमें क्या मिलेंगे, बिखरे हुए, बिखर गए पूरे। अब सेंटर में नहीं, पूरे साइटोप्लाज्म में बिखर गए। अब यहां साइड में क्या थे, स्पिंडल फाइबर। वो स्पिंडल फाइबर बेटा जी किससे जुड़ गए, क्रोमोसोम से जुड़ गए। क्रोमोसोम बिखर गए, काइनेटोकोर से कनेक्ट हो गए। कुछ स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर से, क्रोमोसोम से कनेक्ट होते हैं, कुछ सीधे रहते हैं, मतलब दोनों
सेंट्रियोल से कनेक्ट है। दो टाइप के अपन फाइबर बताएंगे। देन ये इस सेल का मिड पार्ट मान लो, इक्वेटर बोलते हैं। अब जो क्रोमोसोम बेटा जी वो किधर मूव करेंगे? इक्वेटर की ओर। ये क्रोमोसोम नीचे आएगा, ये इधर जाएगा, मतलब उस क्रोमोसोम को कहां लाना है? सेल के बिल्कुल मिड में। तो जब क्रोमोसोम मिड में आ जाएंगे उसको आप क्या बोल दोगे? मेटा का मतलब ही मिड होता है। तो क्रोमोसोम यहां कहां आ गए? सेंटर में आ गए, मिड में आ गए। दैट्स कॉल्ड मेटाफेज। अब मेटाफेज पे अपन ने बोला था क्रोमोसोम बिल्कुल क्लियर दिखते हैं। यहां देखो क्रोमेटिड अटैच है, दिख रहे हैं। जैसे ही लेट मेटाफेज आया ये क्रोमेटिड आपस में प्रॉपरली ओपन हो गए, ये डिफरेंसेज है। और जब एनाफेज आएगा तो एक से दो क्रोमोसोम बन गए, वो एनाफेज आ गया। तो फिर से सुन लो, बस डायग्रामेटिक और कुछ नहीं, इसमें ये स्टेजेस अपने को क्लियर होनी चाहिए बच्चों। यहां मैंने कहा कि लेट प्रोफेज, लेट प्रोफेज में क्या था? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर होना स्टार्ट हो चुकी थी। डिसअपीयर होते ही हम क्या बोल देंगे? मेटाफेज आ गई। जैसे ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हटी, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म एक ही हो गया। और ये जो क्रोमोसोम पहले बच्चों न्यूक्लियस के अंदर थे, अब पूरे साइटोप्लाज्म में बिखर गए, स्कैटर्ड हो गए। ये लो अगला जो डायग्राम वो मैंने बताया, पूरे क्रोमोसोम साइटोप्लाज्म में क्या हो गए? बिखर गए। बिखरते ही उनसे कौन जुड़ गए? और स्पिंडल फाइबर कहां जुड़ते हैं? सेंट्रोमियर के ऊपर भी एक डिस्क लाइक प्रोटीन थी, काइनेटोकोर, काइनेटोकोर से जुड़ गए। कुछ स्पिंडल फाइबर आपस में सेंट्रियोल से जुड़े हुए, दो नाम देंगे। ये अपने सेल का क्या है? मिड इक्वेटर बोलते हैं इसको। लेकिन क्रोमोसोम अभी पूरे साइटोप्लाज्म में बिखरे हुए हैं, वो सेंटर में नहीं है। अगली स्टेज में क्रोमोसोम किधर मूव करेंगे? इक्वेटर, सेंटर की ओर। ये क्रोमोसोम नीचे आएगा, ये यहां जाएगा। तो जब क्रोमोसोम इक्वेटर की ओर आएंगे, ये स्टेज आ गई मेटाफेज। सारे क्रोमोसोम सेंटर में अरेंज हो गए। आपको डायग्राम में दो क्रोमोसोम दिख रहे हैं। अपनी एसिड डिप्लॉइड सेल में कितने होंगे? 46 क्रोमोसोम। 46 के 46 कहां आ जाएंगे? सेंटर में आ गए। अब बेटा जी क्रोमोसोम के दोनों क्रोमेटिड खुलना स्टार्ट हो गए, प्रॉपरली ओपन हो जाएंगे। ये लो यहां तो देखो चिपके हुए हैं, यहां क्रोमेटिड प्रॉपरली ओपन। तो सबसे क्लियर जो क्रोमोसोम है वो आपको कहां दिखेंगे? लेट मेटाफेज। तो मेटाफेज में हम क्रोमोसोम की क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। मोर्फोलॉजिकल स्टडी कहां होगी? मेटाफेज में। अब थोड़ी सी इसकी लेबलिंग बेटा जी, नाम अपन लिख लेते हैं। डायग्राम में क्या क्या आपने बनाए हैं? ये दोनों साइड में तो पोल है, तो पोल ही था बेटा जी। ये भी अपन ने किस क्या बोल दिया इसको? पोल, पोल हो गया। सेंटर में जो है वो इक्वेटर है, ये अपने क्रोमोसोम है। ये बात बार बार बताने की नहीं है कि मेटाफेज में एक क्रोमोसोम में कितने हैं? दो क्रोमेटिड, वो पीछे लिख दिए थे अपन ने। ये स्पिंडल फाइबर है, दो टाइप के फाइबर अभी डिस्कस करेंगे अपन। ये नाम लिखा देता हूं। ये तो हो गए बेटा जी क्रोमोसोमल फाइबर। तो कौन से आगे? क्रोमोसोमल फाइबर। ये जो दूसरे हैं इनको अपन लिख देंगे डिसकंटिन्यूअस फाइबर। डिसकंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर। क्रोमोसोमल ऑल्सो कॉल्ड कॉन्टिन्यूअस स्पिंडल फाइबर। तो जो क्रोमोसोम से कनेक्ट होंगे वो कॉन्टिन्यूअस हो गए, और क्रोमोसोम के जो अलग होंगे वो डिसकंटिन्यूअस हो गए, दोनों आगे। इन्हीं को बोलते हैं सपोर्टिंग फाइबर। सपोर्ट देने का काम करेंगे, सो सपोर्टिंग फाइबर भी कहलाते हैं। ये सेंट्रियोल आ गया था, इसको अपन बोल देंगे सेंट्रियोल। लेवलिंग चाहे वो इसमें लिख लो, जगह नहीं है तो। ये फाइबर के नाम, दो टाइप के फाइबर है बच्चों, क्रोमोसोमल फाइबर और सपोर्टिंग, कॉन्टिन्यूअस फाइबर और डिसकंटिन्यूअस फाइबर। क्रोमोसोमल वो है डिसकंटिन्यूअस, इसको लिखना डिसकंटिन्यूअस। ये तो कॉन्टिन्यूअस हो गया ना। तो कंटिन्यू रहेगा, इसको कंटिन्यूअस बोलेंगे, वो डिसकंटिन्यूअस है। हिंदी में नाम दे दूंगा मैं सतत, और वो कहलाएगा असतत। कौन है यार?
हेलो, मैं क्लास ले रहा हूँ बेटा, क्लास के बाद बात करें अपन, है ना। कॉन्टिन्यूअस और डिसकॉन्टिन्यूअस फाइबर, और जो सेंटर वाला पार्ट है इसको बच्चों इक्वेटर बोला जाता है। ट्रांजिशन ऑफ मेटाफेज, लिख लिए। तो इसमें बच्चों स्पिंडल फाइबर को ध्यान रखना, बस दो टाइप के फाइबर है दिख रहे हैं अपने को। एक ऐसा फाइबर जो कनेक्ट है किससे, क्रोमोसोम से। क्रोमोसोम से जो कनेक्ट है वो तो क्रोमोसोमल फाइबर हो गए। इनको मैंने क्या नाम दे दिया, डिसकंटिन्यूअस, आगे डिस है ना, असतत। इसलिए असतत हो गए क्योंकि ये डायरेक्ट सेंट्रोमियर से कनेक्ट नहीं है, इनके बीच में कौन आ गए, क्रोमोसोम। और जो सेंट्रियोल से डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं वो कैसे कहलाएंगे, कॉन्टिन्यूअस। और ये क्या देंगे, ये सपोर्टिंग है। और जो क्रोमोसोम से कनेक्ट है वो क्रोमोसोमल या डिसकंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर। पहली प्रोसेस ये। अगली स्टेज में अब क्या करना है, इन क्रोमोसोम को कहां लाना है, इक्वेटर पे। मिड पार्ट को मैं क्या नाम दूंगा, इक्वेटर। तो क्रोमोसोम जब इक्वेटर पे आ जाएंगे उसको अपन एग्जैक्ट मेटाफेज। तो अगला जो डायग्राम है, इस मिड वाले पोर्शन के लिए आप नाम लिख लो बेटा जी। मिड में जो है इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल प्लेट और मेटाफेजिक प्लेट। मेटाफेजिक और इक्वेटोरियल प्लेट, बिल्कुल सेंटर में ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोल दिया इक्वेटोरियल और मेटाफेजिक प्लेट। तो क्रोमोसोम कहां आ गए, सेंटर में आ गए। सेंटर कहलाता इक्वेटर है। मेटाफेजिक प्लेट और इक्वेटोरियल प्लेट। और लास्ट वाले डायग्राम में इतना ही हुआ है कि जो क्रोमोसोम के क्रोमेटिड थे वो धीरे धीरे क्या होने लगे, सेपरेट। वो अपना लेट मेटाफेजिक ऑल्सो कॉल्ड इक्वेटोरियल प्लेट। सेंटर है ये सेल का। अब इसको थोड़ा सा लैंग्वेज में अपन लिख लेते हैं इसी डायग्राम को कि क्या क्या चेंज आया। बिल्कुल माइंड में पिक्चर डायग्राम करना बस सिंपल सा कुछ नहीं है कि जब प्रोफेज से मेटाफेज आएगा तो सबसे पहला स्टेज बेटा जी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली डिसअपीयर। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब, मतलब कौन है, मेटाफेज। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब होते ही क्रोमोसोम पर क्या इफेक्ट पड़ा, पूरे साइटोप्लाज्म में बिखर गए, क्योंकि न्यूक्लियर प्लाज्म पूरे में बिखर गए। अब उन बिखरे हुए क्रोमोसोम को कहां लाना है, सेंटर में लाना है। सेंटर का मतलब इक्वेटर पे लाना है और मेटा का मतलब मिड में लेके आना है, ले आए। अब क्रोमोसोम के क्रोमेटिड धीरे धीरे अलग होना स्टार्ट हो गए, तो ये फाइनली लेट मेटाफेज। तो इसकी बच्चों मेटाफेज की कुछ अपन लैंग्वेज लिख लेते हैं वन बाय वन। मेटाफेज में 2-4 लाइन आप लिख लो। सबसे पहला ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली डिसअपीयर। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऑब्लिक एनवेलप कंप्लीटली डिसअपीयर। केंद्रक झिल्ली पूर्णतया विलुप्त हो जाती है। केंद्रक झिल्ली पूर्णतया विलुप्त हो जाती है। हिंदी में लिखना, केंद्रक झिल्ली पूर्णतया विलुप्त हो जाती है। और यही बच्चों सबसे मेन इंडिकेशन है किसका, इंडिकेशन ऑफ मेटाफेज, बिगिनिंग ऑफ मेटाफेज, बिगिनिंग ऑफ मेटाफेज। तो केंद्रक झिल्ली पूर्णतया विलुप्त हो जाती है, ब्रैकेट में लिख लो, मेटाफेज के प्रारंभ होने का सूचक। ये मेटाफेज के प्रारंभ होने का क्या होगा, इंडिकेशन होगा, सूचक होगा। इंडिकेशन बिगिनिंग ऑफ मेटाफेज, मेटाफेज के प्रारंभ होने का सूचक है बच्चों। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली डिसअपीयर। अब सिस्टेमेटिक सीक्वेंस में चलो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हट गई, अब क्या होगा, जो क्रोमोसोम थे वो पूरे साइटोप्लाज्म में बिखर गए, क्योंकि अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का बाउंडेशन नहीं है। तो अगली लाइन बेटा जी आ गई कि जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम डिस्ट्रीब्यूटेड इन और डिफ्यूज्ड इन साइटोप्लाज्म, स्कैटर्ड भी बोल सकते हो। अगली लाइन में लिखना है बच्चों, गुणसूत्र
कोशिका द्रव्य में बिखर जाते हैं, फैल जाते हैं। हिंदी में लिखना, गुणसूत्र क्रोमोसोम कोशिका द्रव्य में बिखर जाते हैं, फैल जाते हैं। तो क्रोमोसोम डिस्ट्रीब्यूटेड और डिफ्यूज इन साइटोप्लाज्म, पूरे साइटोप्लाज्म में बिखर गए, स्कैटर्ड हो गए, क्योंकि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो तो अब हट चुकी। अगला, क्रोमोसोम इस स्टेज में बेटा जी कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम, कंडेंसेशन प्रोसेस कंप्लीट, संघनन क्रिया पूर्ण हो जाती है, कंप्लीटेड। संघनन क्रिया पूर्ण। कंडेंसेशन क्या था? क्रोमेटिन कंडेंस होके ही क्या बना रहे थे? तो कंडेंसेशन मतलब क्रोमोसोम पूरी तरह से बन गया, अब वो बिल्कुल साफ दिखेगा, इसलिए हम स्टडी कहां करेंगे? मेटाफेज में। तो कंडेंसेशन प्रोसेस कंप्लीटेड, हिंदी में लिख लो, संघनन प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। अरे कंडेंसेशन से ही क्रोमोसोम दिखेगा आपको, क्रोमेटिन से क्रोमोसोम बनना कंडेंसेशन, वो यहां आते आते क्या हो गया? कंप्लीट। कंप्लीट होने का फायदा, अब क्रोमोसोम क्लियरली विजिबल, क्रोमोसोम क्लियरली विजिबल और ऑब्जर्व्ड। यहां क्रोमोसोम सबसे थिक होते हैं, थिकेस्ट, और शॉर्ट, छोटे भी होते हैं। सबसे मोटे क्रोमोसोम अगर पूछा जाए तो किसमें? मेटाफेज। तो गुणसूत्र स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, क्लियरली विजिबल, इसलिए दैट्स वाई स्टडी ऑफ क्रोमोसोम कब की जाती है? मेटाफेज। क्लियरली विजिबल, ब्रैकेट में लिख सकते हो, दैट्स वाई मेटाफेज इज सुटेबल फॉर क्रोमोसोमल स्टडी। तो ध्यान रखना, बता दी थी पहली बात, मैं शेप ऑफ क्रोमोसोम की बात करता हूं तो एनाफेज आएगा। तो गुणसूत्र बिल्कुल साफ दिखाई देते हैं, ब्रैकेट में लिख लो, इसलिए गुणसूत्रों का अध्ययन मेटाफेज में किया जाता है। क्रोमोसोम बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देते हैं, दैट्स व्हाई मेटाफेज सुटेबल फॉर क्रोमोसोमल स्टडी। तो गुणसूत्रीय अध्ययन के लिए कौन सुटेबल है, कौन उपयुक्त है? मेटाफेज। तो हिंदी में क्या लिखा बेटा जी? गुणसूत्र बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देते हैं, अतः गुणसूत्र अध्ययन के लिए मेटाफेज सबसे उपयुक्त है। और इसी फेज में क्रोमोसोम सबसे मोटे हो गए, मोटे ताजे हो गए, थिकेस्ट हो गए। अगला बेटा जी, और क्या चेंज आए बोलो? हाँ, इनिशियली क्रोमोसोम पूरे साइटोप्लाज्म में बिखर गए, अब उन्हें कहां लाओ? इक्वेटर पे। तो अगली लाइन ये आ जाएगी, क्रोमोसोम मूव्स इधर टुवर्ड्स इक्वेटर और मिड ऑफ सेल। तो नेक्स्ट, गुणसूत्र कोशिका के मध्य में व्यवस्थित होते हैं, इक्वेटर पर आ जाते हैं, मिड को इक्वेटर बोलते हैं। क्रोमोसोम मूव्स टुवर्ड्स इक्वेटर, मिड ऑफ सेल, हिंदी में लिख लो, गुणसूत्र कोशिका के मध्य में व्यवस्थित हो जाते हैं, मध्य में आ जाते हैं। और बेटा जी इसको भी एक नाम देते हैं, मध्य में आना, प्रोसेस कॉल्ड मेटाकाइनेसिस, मेटाकाइनेसिस और कांग्रेशन। तो गुणसूत्र कोशिका के मध्य में व्यवस्थित हो जाते हैं, मध्य की ओर गति करते हैं। तो मध्य की ओर गति करना क्या कहलाया? मेटाकाइनेसिस। मध्य की ओर आना मेटाकाइनेसिस कहलाता है। और कोई प्रॉपर्टी बोलो, मेटाफेज में क्या हुए? स्पिंडल फाइबर। अरे प्रोफेज में स्पिंडल फाइबर तो अलग थे, अब स्पिंडल फाइबर किससे जुड़े? क्रोमोसोम से जुड़ना स्टार्ट हो गया, और क्रोमोसोम में भी कहां जुड़े? काइनेटोकोर। तो अगली लाइन लिख लो, स्पिंडल फाइबर attached with kinetochore,
काइनेटोकोर। सब पीछे आ रखा है, इसमें लिख लो तरकु तंतु काइनेटोकोर से जुड़ जाते हैं। स्पिंडल फाइबर अटैच्ड विद काइनेटोकोर। नेक्स्ट लाइन लिख लो तरकु तंतु काइनेटोकोर से जुड़ जाते हैं। अब बच्चों काइनेटोकोर क्या था? हमने कहा सेंट्रोमियर के दोनों ओर डिस्क लाइक प्रोटीन, वो क्या थी? काइनेटोकोर। स्पिंडल फाइबर तरकु तंतु काइनेटोकोर से जुड़ जाते हैं, बस। और अगर ऑप्शन में काइनेटोकोर नहीं हो तो क्या करोगे? सेंट्रोमियर। डायग्राम दिमाग में है ना आपने? ये था क्रोमोसोम, ये क्या था? सेंट्रोमियर, ये काइनेटोकोर। तो कितने काइनेटोकोर? 2। सेंट्रोमियर 1। इन काइनेटोकोर से एक्चुअल में कौन जुड़ा? स्पिंडल फाइबर। यहां से जुड़ेंगे ये बेटा जी स्पिंडल फाइबर, ये काइनेटोकोर। चलो कितने टाइप के स्पिंडल फाइबर दिख रहे हैं आपको? 2 टाइप के। देयर आर 2 टाइप ऑफ स्पिंडल फाइबर। 2 प्रकार के स्पिंडल फाइबर उपस्थित होते हैं। मेटाफेज में लिख लियो बच्चों, देयर आर 2 टाइप ऑफ स्पिंडल फाइबर। इस अवस्था में 2 प्रकार के स्पिंडल फाइबर उपस्थित होते हैं। पहला कॉन्टिन्यूअस, डायग्राम में देखो लिख लो, 2 प्रकार के तरकु तंतु उपस्थित होते हैं। दूसरा डिसकॉन्टिन्यूअस, सतत तरकु तंतु और असतत तरकु तंतु। देयर आर 2 टाइप ऑफ स्पिंडल फाइबर्स आर प्रेजेंट। इस अवस्था में 2 प्रकार के तरकु तंतु उपस्थित होते हैं। फर्स्ट लिखा कॉन्टिन्यूअस, दूसरा डिसकॉन्टिन्यूअस, सतत और असतत। कॉन्टिन्यूअस कहां से कहां बच्चों? बिटवीन सेंट्रियोल, दोनों सेंट्रियोल को कनेक्ट करने वाले कौन? कॉन्टिन्यूअस। और डिसकॉन्टिन्यूअस आया बिटवीन सेंट्रियोल एंड काइनेटोकोर। काइनेटोकोर इज पार्ट ऑफ क्रोमोसोम। ले लो। तो 2 टाइप के स्पिंडल फाइबर आ गए। कॉन्टिन्यूअस जो 2 सेंट्रियोल के बीच है, बिल्कुल सीधा, और जो सेंट्रियोल और काइनेटोकोर के बीच है वो कौन सा है? डिसकॉन्टिन्यूअस स्पिंडल फाइबर। इस फेज में 2 टाइप के आ गए। सारे क्रोमोसोम कहां के अरेंज हो गए? सेंटर में। उस सेंटर वाली प्लेट को क्या कहा? मेटाफेजिक प्लेट, इक्वेटोरियल प्लेट। तो 2 सेंट्रियोल के बीच ये बिटवीन सेंट्रियोल एंड काइनेटोकोर, हिंदी में लिख लो काइनेटोकोर और सेंट्रियोल के मध्य उपस्थित होते हैं। काइनेटोकोर जो किसका पार्ट है? क्रोमोसोम का, इनके बीच प्रेजेंट है। और कोई चेंज? हेलो, थर्ड स्टेज बेटा जी ये आ गया। तो सारे क्रोमोसोम कहां गए? सेंटर में आ गए। ये वाला स्पिंडल फाइबर कैसा है? कॉन्टिन्यूअस, जो 2 सेंट्रियोल के बीच है। ये वाला बेटा जी कैसा है? डिसकॉन्टिन्यूअस, जो एक तरफ सेंट्रियोल से एक तरफ काइनेटोकोर से कनेक्ट है। और सारे क्रोमोसोम सेंटर में आ गए। सेंटर कौन? मेटाफेजिक प्लेट या इक्वेटोरियल प्लेट। अब मैं आपसे पूछूं इस स्टेज में बेटा जी एक क्रोमोसोम में कितने क्रोमेटिड? सब पीछे अपन शुरू में बातें क्लियर कर ली थी। ये क्रोमोसोम कितना है? 1। क्रोमेटिड 2। डीएनए 2। कंफ्यूज नहीं है ना? पीछे बातें क्लियर हो चुकी है। एक क्रोमेटिड में 1 डीएनए, तो 2 क्रोमेटिड में 2 डीएनए, एक क्रोमोसोम में यहां 2 क्रोमेटिड। अब चलो सेंटर में आ गया बच्चों। आने के बाद अगली जो स्टेज है, मेटाफेज की बात हो रही है। अब क्रोमेटिन धीरे धीरे सेपरेट होंगे, खुलेंगे। तो क्रोमोसोम का जो क्रोमेटिड है बेटा जी बीच में देखो सेपरेट होना स्टार्ट हो गया। ये सेपरेशन जो है वो कहां चालू हो जाएगा? मेटाफेज में। तो इस और इस डायग्राम में ये जो डिफरेंस है, यहाँ क्रोमोसोम चिपके हुए, यहाँ थोड़े थोड़े सेपरेट हो गए। अब देखो ये जो सेपरेशन है वो कैसे हुआ बच्चों? ये सेपरेशन ऐसे मान सकते हैं अपन, ये क्रोमोसोम है, थोड़ा सा इसको अपन समझ लें। ये रहा, ये इसके क्रोमेटिड है, अभी अटैच्ड है। अब क्रोमोसोम बीच में से सेपरेशन हुआ अप टू सेंट्रोमियर, ये लो हो गए। तो जो क्रोमेटिड थे वो आपस में अलग हो गए। कहां तक अलग हुए? सेंट्रोमियर। अभी भी सेंट्रोमियर से जुड़े हुए हैं, पूरा अलग नहीं हुआ है। अगली स्टेज आएगी, अगली स्टेज में इसको ये बोल देता हूं। इसी डायग्राम को बच्चों मैंने आगे ऐसे बना दिया, ये लो,
ये बन गए। बात समझ गए? पहले हमने क्रोमोसोम के किसको अलग किया? क्रोमेटिड को। फिर मैंने सेंट्रोमियर से उसको डिवाइड कर दिया। ये डिवाइडेशन कहां आएगा? एनाफेज में। यहां तक का काम मेटाफेज में। अगर एक से दो क्रोमोसोम ही बन गए देन वो स्टेज कौन सी आ गई? एनाफेज। तो यहां बच्चों क्या बोलोगे? सेपरेशन ऑफ क्रोमेटिड कहां तक? अप टू सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर तक वो क्या हो गए? अलग अलग हो गए। पूरा सेंट्रोमियर डिवाइड नहीं हुआ। सेंट्रोमियर डिवाइड कब होगा? ड्यूरिंग एनाफेज। और वहां एक से कितने बन जाएंगे? दो बन जाएंगे। दो स्टेज याद रखनी है। डीएनए डबल एस फेज, क्रोमोसोम डबल एनाफेज। बस दो ही जगह, डीएनए डबल एस फेज, क्रोमोसोम डबल एनाफेज, और बाकी कोई चेंज नहीं आता। तो यहां बच्चों ये भी मेटाफेज है, ये भी मेटाफेज है। चेंज समझ गए ना? मेटाफेज में किसको अलग कर रहे हो? क्रोमेटिड। कहां तक अलग हुआ? बस सेंट्रोमियर से तो भी जुड़ा हुआ है, अप टू सेंट्रोमियर। पूरा अलग हो जाए तो एनाफेज आ गया। एक लाइन ये भी अपन मेंशन कर लेंगे। ये लो अगली लाइन मेटाफेज में लास्ट फटाफट लिख लो। क्या? सेपरेशन ऑफ क्रोमेटिड, सेपरेशन ऑफ क्रोमेटिड, सेपरेशन ऑफ क्रोमेटिड, लेकिन अप टू सेंट्रोमियर। पूरा सेपरेशन नहीं हुआ रहे, अभी भी सेंट्रोमियर से जुड़े हुए हैं। क्रोमेटिड पृथक होना प्रारंभ हो जाते हैं। कहां तक? सेंट्रोमियर तक पृथक होते हैं। ये डायग्राम बना लेना ताकि ध्यान में रहे। इसका मतलब ये नहीं कि पूरे अलग हो गए। ये था, इसको अपने इस स्टेज पे ले आना है। बीच में अभी भी सेंट्रोमियर से आपस में अटैच है। तो लेंथ में, अपनी लेंथ में क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते हैं। सेपरेशन का मतलब लेंथ पे, लेंथ वाइज सेपरेट हो जाते हैं। जो क्रोमोसोम है अपनी लेंथ में क्या हो गए? सेपरेट हो गए। लेकिन अभी भी बच्चों सेंट्रोमियर से आपस में क्या है? अटैच है। तो वेरी इंपॉर्टेंट चेंजेस जो आते हैं ड्यूरिंग मेटाफेज। पहला सबसे मेन, मेटाफेज की पहचान कैसे करोगे? तो जैसे ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हुई, कौन आ गई? मेटाफेज आ गई। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब होते ही क्रोमोसोम पूरे साइटोप्लाज्म में बिखर गए। अब पूरा सेल ही उसका है। पहले बेचारे कहां फंसे हुए थे? न्यूक्लियस में। अब पूरा उनका है, पूरी सेल में घूमेंगे। तो सेल में इधर उधर घूम रहे हैं, घूमते ही स्पिंडल फाइबर को दिख गए कि गड़बड़ कर रहे हैं। अब स्पिंडल फाइबर ने किनको पकड़ लिया? क्रोमोसोम को पकड़ के उन सबको बीच में आ जाओ रे। सारे कहां गए? बीच में आके एक लाइन बना ली। वो लाइन क्या है? मेटाफेजिक प्लेट, इक्वेटोरियल प्लेट। अब जो आगे की स्टेज है, इसके बाद कौन सी स्टेज आ गई? एनाफेज। तो नेक्स्ट बेटा जी हेडिंग डालो। थर्ड नंबर पे अपन बात करेंगे एनाफेज की। थर्ड आएगा एनाफेज। और एनाफेज की एक लाइन बताई थी आपको, सबसे शॉर्टेस्ट फेज थी। लॉन्गेस्ट किसको मानते हो? प्रोफेज। ये बेटा जी सबसे शॉर्टेस्ट फेज। इसमें देखो क्या क्या चेंज आएंगे। शॉर्टेस्ट फेज कौन सी है? एनाफेज। लास्ट फाइनली टीलोफेज। तो एनाफेज सबसे शॉर्टेस्ट, सबसे छोटी प्रावस्था। कौन? एनाफेज शॉर्टेस्ट फेज है। वही दो डायग्राम इसके बनाएंगे। आ जाओ देखे। पहला अर्ली एनाफेज, साथ साथ फटाफट ये वही सेंट्रियोल, सेंट्रियोल। अब बेटा जी यहां स्टार्ट हो गया क्या? थोड़ा सा देख के बनाइए इसको ढंग से। ये जो सेंट्रोमियर है, देखना क्रोमोसोम सेपरेट हो गए, लेकिन पोजीशन देखो बच्चों, सेंट्रोमियर किसकी तरफ रखोगे? सेंट्रियोल की ओर। जबकि जो आर्म्स है इसकी, क्रोमेटिड इस बीच वाले पार्ट को क्या कहा था? इक्वेटर। ऐसे अरेंज हो गए। तो एक से कितने क्रोमोसोम बन गए? दो। इस टाइप से। ये वाला जो है एनाफेज।
तो क्रोमोसोम स्प्लिट हो गए, सेपरेट हो गए, डिवाइड हो गए। पहला। सेकंड अपन बात कर लेंगे लेट एनाफेज, दोनों बना लेंगे एक साथ। लेट एनाफेज में बेटा जी क्रोमोसोम जो है ये लो, ड्यूरिंग ये बच्चों अर्ली एनाफेज लिखना, एक लेट एनाफेज। अर्ली एनाफेज, लेट एनाफेज, प्रारंभ में, और लेट का मतलब उसके लास्ट में। क्रोमोसोम यहां पर ने क्या कर दिया, जस्ट डबल कर दिए। लेबलिंग वही कर लियो, इसमें क्या, क्रोमोसोम ये पोल हो गए दोनों साइड में। सबसे मेन इवेंट तो ये होगा, ड्यूरिंग एनाफेज क्रोमोसोम क्या हो गए, डबल हो जाएंगे, प्लॉइडी लेवल डबल हो जाएगी। अर्ली एनाफेज, और ये आ गया बेटा जी लेट एनाफेज। डॉटेड लाइन है तो एक सीधा मत करो, डॉटेड लाइन से बीच में इक्वेटर बता रहा है। चेंजेस दिख रहे हैं डायग्राम में, जो क्रोमोसोम अभी तक अटैच थे वो यहां सेपरेट हो गए, और एक क्रोमोसोम दो में डिवाइड हो गया, 10 डबल हो गए। अब बच्चों डबल में भी देख लेना, खींच रहे हैं स्पिंडल फाइबर, लास्ट वाले को खींचते खींचते दोनों को अलग कर दिए। अब कई बार ऐसे पोजीशन आ जाती है, इस डायग्राम को देख के लग रहा है आपको, ये मिड वाला पार्ट सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर की डायरेक्शन किधर है, टुवर्ड्स पोल, ये सेंट्रोमियर भी पोल की ओर। और ये चाहे क्रोमेटिड पूछे या आर्म्स बोल दें, इनको क्रोमोसोम की भुजाएं बोल सकता हूं मैं, आर्म्स, आर्म्स किधर होगी, टुवर्ड्स मिड, मिड को मैंने क्या बोला था, इक्वेटर, ऐसे होता है। तो जब एनाफेज में बच्चों देखना एक बार कि सेंट्रोमियर टुवर्ड्स पोल, सेंट्रियोल, आर्म्स टुवर्ड्स इक्वेटर, तो ऐसा अरेंजमेंट होता है कि जब आप इसको देखोगे तो अपने को इसकी अलग अलग शेप दिखेगी। जैसे क्रोमोसोम वी शेप के दिख रहे हैं, कुछ एल भी दिखेंगे, कुछ आपको जे शेप भी दिखेंगे, कुछ आई की भी दिखेंगे। तो शेप ऑफ क्रोमोसोम के लिए कौन चाहिए, एनाफेज चाहिए, क्योंकि जब फाइबर उनको खींच रहा है स्पिंडल फाइबर, तो अलग अलग शेप में आ गए, शेप में आपको दिखेंगे ड्यूरिंग एनाफेज। तो पहला मेजर इंपॉर्टेंट, क्रोमोसोम जस्ट डबल हो गए। डबल में भी जो सेंट्रोमियर है वो पोल की तरफ होगा, और जो आर्म्स है वो मिड इक्वेटर की ओर होगी। क्लियर इतनी बात। अब धीरे धीरे स्पिंडल फाइबर उनको खींच रहे हैं, खींचते खींचते धीरे धीरे आधे क्रोमोसोम इस पोल पर आ गए, बचे हुए इस पोल पर आ गए। अब फाइनली यहां सेल बीच में से डिवाइड हो गई साइटोकाइनेस से, और एक से कितने बन गए, दो बन गए। क्लियर है बात। तो इस एनाफेज में देखो दो तीन लाइन बेटा जी, सबसे मेन तो क्रोमोसोम वाला ही है, ये डबल हो जाते हैं एनाफेज में। फर्स्ट तो ये लिख लो, कंप्लीट सेपरेशन ऑफ क्रोमेटिन क्रोमेटिड पूर्णतः पृथक हो जाते हैं।
कंप्लीट सेपरेशन ऑफ क्रोमेटिड। उसके लिए एंजाइम रिक्वायर्ड है बेटा जी, इन प्रेजेंस ऑफ सेपारेज एंजाइम। तो दोनों क्रोमेटिड पूर्णतया पृथक हो जाते हैं। दोनों क्रोमेटिड कंप्लीट हो गए बच्चों, पूर्णतया आपस में पृथक हो जाते हैं। और उस सेपरेट करने के लिए जो एंजाइम काम आएगा वो सेपरेट। इस एंजाइम ने सेंट्रोमियर को डिवाइड कर दिया, और डिवाइड होने के लिए स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर बेटा जी क्या हो गया, स्प्लिट हो गया। सेंट्रोमियर बीच में से स्प्लिट हो गया। तो क्रोमेटिड पूर्णतया पृथक हो जाते हैं, और उसके लिए जो काम आने वाला एंजाइम है वो कौन सा होगा, सेपरेट। सेंट्रोमियर क्या हो गए, स्प्लिट हो गए। बस वो डायग्राम फिर यहां बना लो कि जो मेटाफेजिक क्रोमोसोम थे वो बेटा जी अब कन्वर्ट हो गए एनाफेजिक क्रोमोसोम में। ड्यूरिंग एनाफेज। तो कहने का मतलब बच्चों देखो, अब तक यहां क्रोमेटिड कितने थे, 2। अब एक बात सुनना, एक लाइन आती है स्टैटिक की कि अब तक बेटा जी एक क्रोमोसोम के पास क्रोमेटिड 2, यहां क्रोमोसोम कितने, 2। तो जो यहां क्रोमेटिड था वो वहां क्रोमोसोम बन गया। समझ गए ना बात, यहां क्रोमेटिड कितने हैं, 2। अब दोनों क्रोमेटिड अलग अलग होते ही क्या कहलाएंगे, तो एनाफेज में जो सेपरेटेड क्रोमेटिड है वही क्या है, क्रोमोसोम है। मैं इसको क्या बोल दूंगा, क्रोमोसोम। तो यहां मेटाफेज में मैं लिख दूं, फिर से वही चीज आप कंफ्यूज ना हो। मेटाफेज में इस डायग्राम से देखें तो क्रोमोसोम 1, क्रोमेटिड 2, डीएनए स्ट्रैंड कितने, 2। एनाफेज की बात करूं तो इस डायग्राम को क्या बताओगे, क्रोमोसोम 2। अब हर क्रोमोसोम के पास क्रोमेटिड तो एक ही है, क्रोमेटिड भी कितने हैं, 1 और 2, हर के पास 1 होगा, और डीएनए भी 2। अब ईच में याद रख लेना बच्चों, क्रोमोसोम के रेफरेंस में बस क्रोमोसोम का ध्यान रख लेना कि जब आप एनाफेज में जाओगे तो क्रोमोसोम जस्ट डबल हो गए। एनाफेज में बस यही मेन है, क्रोमोसोम अपने क्या कर दिए, डबल। तो यहां इसका एक कैरेक्टर ये आ जाएगा कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम जस्ट डबल, बिकम डबल। गुणसूत्र की संख्या दुगनी हो जाती है। कटार लगा ली हो। एनाफेज में एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, गुणसूत्र की संख्या दुगनी हो जाती है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम जस्ट डबल, बिकम डबल हो गया। क्रोमेटिड और ये नहीं लिखना, ये हर क्रोमोसोम के हिसाब से लिखते हैं, बस आप क्रोमोसोम याद रख लो, यहां 1 थे, यहां 2 हो गए। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम जस्ट डबल हो गए। ब्रैकेट में लिखना बच्चों, प्लोइडी लेवल इंक्रीज। गुणिता में वृद्धि हो जाती है। प्लोइडी लेवल इंक्रीज। क्या है प्लोइडी, एन। इसी सेल को मैंने एन लिखा, क्या बोलते हो उसको, हैप्लोइड। 2n डिप्लोइड। प्लोइड, वो प्लोइडी जो होता है ना, प्लोइड, वो डिपेंड क्रोमोसोम पे करा है। एन का मतलब बच्चों लिखो पहले लाइन, नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होगा, और उसका प्लोइडी लेवल। प्लोइडी लेवल इंक्रीज हो गया। कैसे, ये प्लोइडी क्या है, गुणिता के स्तर में वृद्धि हो जाती है। प्लोइडी बच्चों ऐसे समझ लो, हमने लिखा n, अपन ने लिखा 2n। n का मतलब आपकी बात कर लूं तो क्रोमोसोम 2n में, तो n है कि 2n है, वो किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो मैंने n से जब 2n पे आया तो क्रोमोसोम डायरेक्ट डबल हो गए। तो यहां क्रोमोसोम डबल हुए और ये प्लोइडी इंक्रीज। तो n to 1 को मैं क्या बोल सकता हूं, प्लोइडी। और ये क्या है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम, n to 1, 3n, 4n, 5n, ये सारा क्या कहलाएगा, प्लोइडी। तो जैसे जैसे क्रोमोसोम बढ़ेंगे प्लोइडी लेवल भी
बढ़ेगा ही। हैप्लॉइड से डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड वो सारे आ गए। तो प्लॉइडी लेवल डिपेंड करता है क्रोमोसोम की नंबर पे, करेगा ही। एन है तो मैं उसको हैप्लॉइड बोलूंगा, अगुणित बोलूंगा। 2 है ना तो मैं उसको डिप्लॉइड बोलूंगा। तो जब क्रोमोसोम बढ़े तो कौन बढ़ गया? प्लॉइडी लेवल इंक्रीज हो गया। एनाफेज में मेटाफेजिक क्रोमेटिड पूरी तरह से सेपरेट हो गए, और जहां पहले एक क्रोमोसोम था वो कितने बन जाएंगे? 2 क्रोमोसोम। एनाफेज में वो 2 हो जाएंगे बच्चों। चलिए, तो समझने के लिए था प्लॉइडी लेवल। अगला, एनाफेज में एक और फाइबर आते हैं, नए फाइबर। नेक्स्ट बेटा जी, एक लिख लीजिए इसमें कैरेक्टरिस्टिक, इंटर जोनल फाइबर प्रेजेंट। एनाफेजिक में एक नया वर्ड लिख लियो, इंटर जोनल फाइबर प्रेजेंट। ये कहां देख लियो? बिटवीन क्रोमेटिड ने आगे इंटरजोनल फाइबर प्रेजेंट, क्रोमेटिड के बीच में। ये उसी डायग्राम में जैसे बता दूं मैं, इंटरजोनल फाइबर प्रेजेंट, जो 2 क्रोमेटिड के बीच में होंगे, शॉर्ट और कॉन्ट्रैक्ट फाइबर होते हैं, इंटरजोनल फाइबर प्रेजेंट। तो 2 तो थे ही, कॉन्टिन्यूअस और डिसकॉन्टिन्यूअस। यहां एक तीसरे टाइप के फाइबर आ गए बेटा जी, इंटरजोनल फाइबर। ये रहा, ये डायग्राम देख लो, इसी डायग्राम में ये जो बनाया ना अपन ने, ये इसके बीच में बच्चों यहां ये कलर ले लेते हैं, ये वाले फाइबर। इन फाइबर को मैं क्या नाम दे दूंगा? इंटर जोनल फाइबर। तो इन दोनों क्रोमेटिड के बीच के जो है वो फाइबर कौन से? इंटरजोनल। ये सेपरेट होंगे तो क्रोमोसोम ऑटोमेटिकली एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। तो क्रोमेटिड के बीच के फाइबर क्या कहलाए? इंटरजोनल फाइबर। अब एक इनका वो पोजीशन ध्यान रख लो, सेंट्रोमियर टुवर्ड्स पोल, आर्म्स टुवर्ड्स इक्वेटर। सेंटर की ओर है ना, आर्म्स टुवर्ड्स इक्वेटर, और सेंट्रोमियर पोल की ओर। ये आ गए इंटरजोनल फाइबर। तो अगला बच्चों इसमें एनाफेज में लास्ट ये लिख लियो, जो इनकी क्रोमोसोम की पोजीशन है वो इसमें लिख लेंगे कि सेंट्रोमियर ऑफ क्रोमोसोम टुवर्ड्स पोल, या सेंट्रियोल भी बोल सकते हो, टुवर्ड्स पोल हो गया, और क्रोमेटिड और आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम टुवर्ड्स इक्वेटर और मिड ऑफ सन। तो सेंट्रोमियर, गुणसूत्र के सेंट्रोमियर तो पोल की तरफ, ध्रुव की तरफ होते हैं, जबकि क्रोमेटिड इक्वेटर की ओर होते हैं, मध्य लाइन की ओर होंगे, मिड लाइन की ओर। तो अगर पोजीशन पूछे बच्चों तो सेंट्रोमियर ऑफ क्रोमोसोम किधर है? टुवर्ड्स पोल, ध्रुव की ओर अभिविन्यासित, जबकि भुजाएं या क्रोमेटिड किधर होगी? इक्वेटर की ओर विन्यासित रहेगी। इसको थोड़ा सा साइंटिफिक लाइन में भी दे रखा है, ये तो अपनी देसी भाषा है कि भाई सेंट्रोमियर तो किस तरफ है? पोल की तरफ है, और आर्म्स और क्रोमेटिड किधर है? इक्वेटर की ओर है, मिड की ओर होता है, ऐसा अरेंजमेंट होता है। अब इसी में इसको ऐसे बोल दिया, देखो थोड़ा सा इसको टेक्निकल जो बच्चों लाइन है ना, मैं डायग्राम फिर बनाना। ये रहा एक क्रोमोसोम, दूसरा क्रोमोसोम पकड़ के किसने रख रखा है? स्पिंडल फाइबर। उधर ले जा रहा है, इसको इधर ले जा रहा है, पोल की ओर जा रहे हैं। इसमें बच्चों देखो लीड करता, इस क्रोमोसोम, इस ऊपर वाले क्रोमोसोम की बात कर रहा हूं, किस तरफ जा रहा है? ओवर की ओर, इधर जा रहा है। आगे कौन है? सेंट्रोमियर आगे है कि क्रोमेटिड या आर्म्स आगे है? आगे सेंट्रोमियर है। तो लीड कौन कर रहा है? सेंट्रोमियर आगे, पहले मैं चलता हूं, चलो रे। तो आगे ये चलता है, पीछे पीछे कौन आ रही? ऐसे होगी ना पोजीशन। ये मान लो सेंट्रोमियर है, ये आर्म्स है बच्चों, फिंगर आर्म्स ऐसे जा रहा है। तो जो लीडिंग एज है, इसको कई बार लीडिंग एज बोल देते हैं, लीड करने वाला। तो ये पूछे लीडिंग एज किस तरफ होगा, हम बोलेंगे पोल की तरफ होगा, क्योंकि लीडिंग एज आगे कौन है? सेंट्रोमियर। और ट्रेलिंग बिहाइंड, पीछे की ओर कौन है? आर्म्स है। तो ट्रेलिंग बिहाइंड का मतलब आर्म्स। आर्म्स किस तरफ होगी? इक्वेटर की ओर। अरे समझ रहे होगे?
अपनी देसी भाषा में बोल दी होगी सेंट्रोमियर कहाँ, पोल की ओर, और आर्म्स इक्वेटर की ओर मिड में। अब यहाँ सेंट्रोमियर को मैंने क्या नाम दे दिया, लीडिंग एज। जब इस तरफ, या मान लो इसको ये इधर जा रहा है तो आगे कौन है, सेंट्रोमियर लीड कर रहा है, आगे मैं चल रहा हूँ, पीछे आओ तुम, तो लीडिंग एज सेंट्रोमियर टुवर्ड पोल। इन आर्म्स को बोलिए ट्रेलिंग बिहाइंड, पीछे की ओर कौन रहेगी, आर्म्स रहेगी। तो इसमें जो सेंट्रोमियर है इसी में मेंशन कर सकते हो बच्चों, एक तरह से लीडिंग एज बोलते हैं इसको, आगे लीड करने वाला, लीडिंग एज की तरह टुवर्ड पोल। और जो आर्म्स है ट्रेलिंग बिहाइंड, पीछे की ओर, ट्रेलिंग बिहाइंड। तो सेंट्रोमियर हिंदी नहीं पता इसको, लीडिंग एज से रिप्रेजेंट, लीड करना, लीड से समझ जाओ, लीड का मतलब वो चलेगा आगे की ओर। ये आर्म्स ट्रेलिंग बिहाइंड, पीछे की ओर, बिहाइंड और पीछे रह रही है, आर्म्स है, क्रोमेटिड है। दो क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ध्यान से सुन के आंसर देना। कौन सी फेज है ये पूछा जा रहा है। सेंट्रियोल मूव टुवर्ड्स पोल इन विच स्टेज, प्रोफेज। सेंट्रियोल मूव टुवर्ड्स पोल, सेंट्रियोल का पोल की तरफ जाना प्रोफेज, और सेंट्रोमियर मूव टुवर्ड्स पोल एनाफेज। क्रोमोसोम मूव टुवर्ड्स पोल एनाफेज। एनाफेज में सेंट्रियोल और क्रोमोसोम किधर जा रहे हैं, पोल की ओर, जबकि स्पिंडल फाइबर या वो सेंट्रियोल पोल की तरफ जा रहा था, वो प्रोफेज थी। तो इसमें बेटा जी ये डायग्राम आपको यही कह रहा है कि डायग्राम से अपन को ये इंडिकेशन मिला क्या, ये जो क्रोमोसोम है ये अब किधर जाना स्टार्ट कर गए, पोल की ओर चले गए। तो क्रोमोसोम का पोल की ओर जाना, बस ये डायग्राम में मेंशन भी कर सकते हो, क्रोमोसोम मूव टुवर्ड्स पोल। गुणसूत्र ध्रुवों की ओर गति करते हैं, लिख भी लेना, मैं दो चार क्वेश्चन भी लिखा दूंगा, उससे भी समझ आइए। गुणसूत्र ध्रुवों की ओर गति करते हैं, क्रोमोसोम मूव टुवर्ड्स पोल। बिल्कुल सीधे तरीके से अपन ने समझ लिया, क्रोमोसोम मूव टुवर्ड्स पोल। अब बच्चों देखो, क्रोमोसोम आपके पास कितने, 46 है। इस स्टेज में कितने दिखेंगे, 92। नहीं होना कंफ्यूज, पहले लाइन लिख लो, क्रोमोसोम मूव टुवर्ड्स पोल, गुणसूत्र ध्रुवों की ओर गति करते हैं। अब देखो ये प्लोइडी लेवल का खेल समझो, मैं जो दो क्वेश्चन लिखे ना लास्ट में, वो इसी पर बेस्ड है, ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं कई बार। प्लोइडी लेवल को ऐसे समझ लेंगे अपन, ये है डायग्राम देके खुद ही बताओ कौन सी स्टेज है और कौन सी स्टेज में क्या प्लोइडी लेवल कैसे क्या होगा। एक डायग्राम आपके सामने है, ये वाला, तो मान लिया यहां सीधा ही मैं बता दूं सेंट्रोमियर है, ये दे दिया। दूसरा डायग्राम आपको बेटा ये दे दिया, स्टेजेस आप देखते ही समझ जाओगे कौन सी है। पहला डायग्राम देखो बोर्ड पे, ये इंडिकेट कर रहा है मेटाफेज, अगला एनाफेज। ये हमने समझने के लिए सारा खेल क्रोमोसोम का है, चारों स्टेज आप क्रोमोसोम से समझ सकते हो। हमने बोला था मोस्ट ड्रामेटिक, सबसे ड्रामेटिक किसको बोलते हो, एम फेज को। क्रोमोसोम ड्रामा करते हैं, प्रोफेज में क्रोमेटिन से क्रोमोसोम कंडेंस होकर बनना स्टार्ट हो गए, मेटाफेज में वो बीच में आ गए, एनाफेज में ध्रुवों पर जाना स्टार्ट हो गए, और टीलोफेज में फिर से क्रोमोसोम कन्वर्ट इनटू क्रोमेटिन। सबसे ड्रामा क्रोमोसोम में चलता है। ये डायग्राम देखते ही आप समझ जाओगे क्रोमोसोम बीच में अरेंज है, सेपरेट नहीं है, मेटाफेज है, बीच में है और सेपरेट हो गए एनाफेज। यहां मान लो अपनी एक डिप्लॉइड सेल है, अपनी बात कर लूं मैं, इसको रिप्रेजेंट करूंगा 2-1, ह्यूमन की सेल है तो 46, उसमें बताओ प्लोइडी, छोड़ो प्लोइडी, क्रोमोसोम डबल, यहां 2 दिख रहे हैं, कितने क्रोमोसोम दिख रहे हैं,
चलो तो मैं ये मान लेता हूँ 2n = 4 ही दे दिए मैंने, छोड़ो ह्यूमन को। 2 क्रोमोसोम है, 1 और 2, तो डिप्लॉइड सेल में 4। अब एनाफेज आती क्रोमोसोम जस्ट डबल बोले तो बेटा जी क्रोमोसोम बढ़ गए तो प्लोइडी लेवल भी बढ़ेगा। 2n जस्ट हो रहा है, समझ गए? तो क्रोमोसोम बढ़ता है तो n भी बढ़ेंगे। n का मतलब प्लोइडी, हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड। तो यहाँ 4 से 8 हुआ, ये तो है क्रोमोसोम। 2n से 4n होना प्लोइडी। तो बस यहाँ 2 दिख रहे थे, यहाँ 1 2 3 4। 8 कैसे हुए? 8 क्रोमोसोम कैसे हुए? अरे 2 ही है मोथो। 2n = 1 और 2, 4n = 4 हो गए। दिख गया ना? ये क्रोमोसोम 1 और 2, यहाँ 1 2 3 4। तो क्रोमोसोम बढ़ेंगे तो प्लोइडी लेवल भी बढ़ेगा। समझ गए बात? बस तो एनाफेज में 2 स्टेज याद रखो, डीएनए कंटेंट डबल, एस फेज, क्रोमोसोम डबल, एनाफेज। नहीं होना कंफ्यूज, ट्यूशन कराऊंगा मैं लास्ट में, इसी पर बेस्ड है। चलिए आगे। अब हमने ये तो बोल दिया कि बच्चों एनाफेज में क्रोमोसोम कहां जाएंगे? खींचकर कौन ले जा रहा है? स्पिंडल फाइबर। तो बच्चों ये खींच के कौन जावे है, काफी जोर आता है इसको खींचने में, कुएं से बाल्टी निकालता ना वो रस्सी खींच दो, जोर आवे, एनर्जी खर्च हुआ है। तो यहाँ किसको खींचा जा रहा है? क्रोमोसोम को। कौन? स्पिंडल फाइबर। जो क्रोमोसोम की इच्छा नहीं है कि मैं नहीं जा रहा, मैं तो बीच में रह रहा, स्पिंडल फाइबर ना जाना पड़ेगा, खींच रहा जबरदस्ती। खींचने के लिए क्या दी? एनर्जी का सोर्स एटीपी। तो ऐसा बोलते हैं बच्चों, एक क्रोमोसोम को इक्वेटर से कहां तक लाने में? पोल तक लाने में लमसम 30 एटीपी, 30 कितने एटीपी खर्च हो जाएंगे? एक क्रोमोसोम को धक्का मार के जबरदस्ती कहां लाया गया? पोल पे। कितनी एटीपी दो? इतनी एनर्जी कंज्यूम हो जाती 1 क्रोमोसोम के लिए। और ऐसे आपके पास कितने हैं? 92, डबल है ना 92। तो यहां कितने आए? 46, बचे 46। अब सेल बीच में से डिवाइड, तो सेल कितनी बनी? दोनों के पास क्रोमोसोम 46। ये तो माइटोसिस है। बनी हुई सेल के पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम इक्वल। तो यहां एक लाइन ये लिख सकते हो, एटीपी रिक्वायरमेंट वाली लाइन लिख लेना। मोमेंट ऑफ क्रोमोसोम टुवार्ड्स किधर? पोल, रिक्वायर्ड एनर्जी। हिंदी वाले बच्चे लिखो, गुणसूत्रों का ध्रुवों की ओर जाना। गुणसूत्र का ध्रुव की ओर जाना, गुणसूत्रों का ध्रुव की ओर जाना ऊर्जा के दृष्टिकोण से खर्चीली प्रक्रिया है। ऊर्जा चाहिए, खर्च होगी ऊर्जा। गुणसूत्रों का ध्रुवों की ओर जाना एनर्जेटिकली, ऊर्जा के हिसाब से, ऊर्जा के दृष्टिकोण से खर्चीली प्रक्रिया है। मतलब हमें क्या देनी पड़ेगी? एनर्जी। ऊर्जा के दृष्टिकोण से खर्चीली प्रक्रिया। वो पूछे तो 1 क्रोमोसोम रिक्वायर्ड 30 एटीपी। एक क्रोमोसोम को पोल तक ले जाने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? 30 एटीपी। 1 क्रोमोसोम रिक्वायर्ड 30 एटीपी। तो क्रोमोसोम का पोल की ओर जाना एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव प्रोसेस है, ऊर्जा के हिसाब से खर्चीली प्रक्रिया है, जिसमें 1 क्रोमोसोम रिक्वायर्ड 30 एटीपी। एनाफेज क्लियर? क्रोमोसोम पहुंच गए पोल के पास। अगला और लास्ट स्टेज बेटा जी टेलोफेज। एक क्रोमोसोम को 30 एटीपी एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है, 1 क्रोमोसोम रिक्वायर्ड 30 एटीपी। लास्ट फटाफट टेलोफेज, अंतावस्था, also called reverse prophase। टेलोफेज ओब्लिक रिवर्स प्रोफेज। प्रोफेज को क्या करोगे? रिवर्स कर दोगे। जो जो प्रोफेज की इवेंट थी उसको रिवर्स चेप दो, टेलोफेज आ गया। एक से सेल 2 बन गई, बस अब बीच में से साइटोकाइनेसिस हो जाएगा। और रिवर्स प्रोफेज में बेटा जी क्या करना है? प्रोफेज में क्या क्या हुआ था? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हट रही थी, यहां
वापस आ जाएगी। प्रोफेज में क्रोमेटीन से क्रोमोसोम कंडेंस था, यहाँ क्रोमोसोम फिर से क्रोमेटीन। प्रोफेज में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिसअपियर। गोल्जी बॉडी, 4 चीजें लिखाई थी मैंने, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, ईआर, गोल्जी बॉडी, चारों डिसअपियर, यहाँ चारों रीअपियर। तो एक तरह से प्रोफेज का क्या चलेगा, उल्टा चलेगा, सो रिवर्स प्रोफेज। तो इसमें जो डायग्रामेटिक है बच्चों ऐसे देख लें अपन, ये लो फाइनल स्टेज तक आते आते या बीच में सेल भी डिवाइड होना स्टार्ट हो जाएगी बच्चों। अब ये इक्वेटर नहीं है, सेल धीरे धीरे क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है। डिवाइड के लिए जैसे ये थोड़ा सिंबल ऐसे बनाते हैं अपन, ऐसे सेल में क्या स्टार्ट हो गया, डिवीजन। चेंजेस क्या क्या है इस डायग्राम से समझ लो बच्चों, ये लो खुद ही बता दो। रिवर्स प्रोफेज। तो प्रोफेज के जस्ट अपोजिट रिएक्शन यहां कंप्लीट होती है। तो अपोजिट में क्या कहा, धागे क्या आ गए, धागे आ गए भैया, धागे बोले तो क्रोमेटीन आ गए, और चारों तरफ क्या बनने लग गई, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ गई। ये जो 2 ऑर्गेनल बनाए ईआर और गोल्जी बॉडी वापस से आ गए। तो ये क्या बता सकते हो, ये अपन क्या बनाते हैं ऐसा, न्यूक्लियोलस। सब पे क्यों नहीं बनाते, सब पे नहीं होता, NOR न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजर रीजन, 5 क्रोमोसोम, 13, 14, 15, 21, 22 उसी पे होगा, बाकी पर नहीं होगा। और ये जो फर्रो बीच में बना, फर्रो ये इंडिकेट करता है सेल अब यहां से डिवाइड होगी, 1 से बन गई 2, बस वो साइटोकाइनेसिस में आ जाएगा अगले स्टेप में। रिवर्स प्रोफेज, प्रोफेज के सारे उल्टे काम हो जाएंगे टीलोफेज में। सो बेटा जी इज कॉल्ड रिवर्स प्रोफेज स्टेज। तो डायग्राम में जो दिख रहा है ये मान लो न्यूक्लियर एनवेलप मेम्ब्रेन, गोल्जी बॉडी, ईआर, क्रोमेटीन। तो आधे आधे क्रोमोसोम अलग अलग पोल पर आ गए, अब बीच में सेल डिवाइड होगी। ये थोड़ा सा डिटेल में देखो तो ये इस स्ट्रक्चर को न्यूक्लियोलस केंद्रिका, न्यूक्लियोलस। प्रोफेज के रिवर्स चलेंगे। फाइनली कैरियोकाइनेसिस के साथ ही क्या हो जाएगा, साइटो, यहां से सेल बीच में से डिवाइड हो जाएगी। जो जो चीजें डिसअपीयर हुई थी वो वापस रीअपीयर हो जाएगी। ये ईआरओ डबल कब हुए थे, पूछता हूँ, 5-7 क्वेश्चन अभी लिखता हूँ, बताइए आंसर उसके। G1 में, और सेंट्रियोल S में, हिस्टोन प्रोटीन S में, हिस्टोन के अमाइनो एसिड ट्यूबुलिन G2 में। तो हर स्टेज में आरएनए कब बना, G1 में। ऑल ऑफ दीज हो तो ऑल ऑफ दीज। चलिए अब भाई टीलोफेज में लिख लो 1 by 1 क्या कैरेक्टराइज। सबसे पहले क्रोमोसोम का लिख लेते हैं। क्रोमोसोम
क्रोमेटीन से जब क्रोमोसोम बन रहे थे बच्चों, तो उस प्रोसेस को क्या कहा था? कंडेंसेशन। अब बोल दूंगा मैं डीकंडेंसेशन। तो क्रोमोसोम फर्दर कन्वर्ट इनटू क्रोमेटीन और प्रोसेस कॉल्ड डीकंडेंसेशन। तो सबसे पहले गुणसूत्र क्रोमेटीन में परिवर्तित हो जाते हैं, डीकंडेंसेशन। क्रोमोसोम कन्वर्ट इनटू क्रोमेटीन, प्रोसेस को बोल दिया मैंने डीकंडेंसेशन, विसंघनन। तो क्रोमेटीन ही क्रोमोसोम बनाया था, क्रोमोसोम ने फिर से क्रोमेटीन बना दिया। तो बेटा जी इसको एनसीईआरटी में एक अच्छी लाइन ये आती है कि क्रोमोसोम lost their identity। क्रोमोसोम अपनी पहचान खो देते हैं। क्रोमोसोम lost their identity, खो दी पहचान, क्रोमोसोम रहा ही नहीं, क्या बन गया? क्रोमेटीन बन गया। तो हिंदी में लिख लो, गुणसूत्र अपनी पहचान खो देते हैं। अब क्रोमोसोम है ही नहीं, अब वो क्या कहलाएंगे? क्रोमेटीन बन गए। तो क्रोमोसोम लॉस्ट देयर आइडेंटिटी। और डिस्क्रीट यूनिट एलिमेंट के फॉर्म में काम करते हैं। डिस्क्रीट का मतलब असतत इकाई के फॉर्म में। तो क्रोमोसोम लॉस्ट देयर आइडेंटिटी, हिंदी में लिख लो, क्रोमोसोम अपनी पहचान खो देते हैं। अगली लाइन जो वापस बने वो लिख लो। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, चारों वर्ड एक साथ बेटा जी। गोल्जी बॉडी, ईआर, न्यूक्लियोलस, ये सब रीफॉर्म, रीअपीयर, पुनः प्रकट हो जाते हैं। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वापस से रीफॉर्म, पुनः निर्मित हो जाते हैं, रीअपीयर हो जाते हैं। ये सारे क्रोमोसोम लॉस्ट देयर आइडेंटिटी, गुणसूत्र अपनी पहचान खो देंगे। और क्रोमोसोम किस में कन्वर्ट हो गया? क्रोमेटीन, प्रोसेस कॉल्ड डीकंडेंसेशन। और ये चारों बेटा जी रीफॉर्म और रीअपीयर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो वापस आने लगी। क्लियर? और क्रोमोसोम डिस्क्रीट एलिमेंट की तरह काम करता है अलग से। ये अपनी फाइनल स्टेज कौन सी होगी? टेलोफेज। अब एक बार फटाफट देखो, मैं डायग्राम से फिर से समझा दूं, फिर वो दो क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ये माइटोसिस कंप्लीट, इसमें स्टार्ट से ले लेते हैं अपन, देखो। तो फिर मैं 4-5 क्वेश्चन वैसे लिखा देता हूँ लाइन टू लाइन, पूछ ले तो ध्यान रख लो बस। बिल्कुल सिंपल सा सीक्वेंस में चलो, रटने की जरूरत नहीं, एकदम स्टार्ट से डायग्राम दिमाग में घुसा लो प्रोफेज से कि सारा खेल किसका है। रह गया, सारा खेल किसका है? क्रोमोसोम का बच्चों। तो हमने कहा कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब होना स्टार्ट हो गई, गायब हुई नहीं, गायब होना स्टार्ट, डॉटेड लाइन से दिखा रहे हो तो प्रोफेज चल रहा है। क्रोमेटीन इकट्ठे होकर क्या बनाने लगे? क्रोमोसोम। कंडेंसेशन कहां स्टार्ट होगा? प्रोफेज में। प्रोफेज के लास्ट तक अब मेटाफेज चालू हो गई। मेटाफेज में 3 फेज आए। सबसे पहले ट्रांजिशन, ट्रांजिशन का मतलब, मेटाफेज का मतलब ही बच्चों, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली डिसअपीयर होना स्टार्ट हुई प्रोफेज में, हट गई मेटाफेज, हटते ही क्रोमोसोम की मौत हो गई, गया न्यूक्लियस, अब मत रहो, अब पूरे सेल में घूमेंगे, पूरे साइटोप्लाज्म में रेंडमली स्कैटर्ड हो गए, बिखर गए। तो बिखरे हुए क्रोमोसोम मेटाफेज, कहीं भी बिखर गए। अब बिखरते ही ये आ गया सेंट्रियोल को पता चला कि इनको तो कंट्रोल में लाओ, इन्होंने वहां क्या जोड़ दिए? स्पिंडल फाइबर जोड़ दिए। 2 टाइप के फाइबर दिख रहे हैं आपको, एक फाइबर जो कॉन्टिन्यूअस है, दूसरे जो जुड़े हुए हैं बस डिसकॉन्टिन्यूअस, क्रोमोसोम से जुड़ते हैं, सो कॉल्ड क्रोमोसोमल फाइबर। अब सेंट्रियोल ने ऑर्डर दे दिया कि भाई सारे क्रोमोसोम को इकट्ठा करके कहां ले आ? बीच में ले आ। देन ये बीच वाली लाइन क्या है? इक्वेटर, और इसको बोला मैंने मेटाफेजिक और इक्वेटोरियल प्लेट। तो स्पिंडल फाइबर ने उनको बैलेंस किया और सारे क्रोमोसोम मूव टुवर्ड्स इक्वेटर, बीच में आ गए, बीच में आ गए। लेकिन क्रोमोसोम अभी भी थोड़े से चिपके हुए से हैं। ये स्टेज कौन सी? तो अगर क्रोमोसोम आपको बीच में दिख रहे हैं बच्चों, जुड़े हुए बीच में दिख रहे हैं, वो मेटाफेज है। फाइनली अब क्रोमोसोम बीच में से सेंट्रोमियर, ये क्रोमेटिड अलग होना स्टार्ट हो गए। क्लियर? वो स्टेज भी लेट मेटाफेज। अभी भी सारे क्रोमोसोम कहाँ है? सेंटर में। सेंटर को मैंने क्या बोला? इक्वेटोरियल और मेटाफेजिक प्लेट। तो इस डायग्राम में आपको क्रोमोसोम कितने दिख रहे हैं? 2। एक क्रोमोसोम के पास क्रोमेटिड 2, टोटल क्रोमेटिड
4, क्रोमोसोम 2। अब बच्चों क्रोमोसोम को डबल करना है, अगले स्टेज की बात करेंगे अपन एनाफेज। तो मेटाफेज में क्या क्या हुआ वो अपन देख लेते हैं। पहला, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली डिसअपीयर, मतलब ये इंडिकेशन है बिगिनिंग ऑफ मेटाफेज। मेटाफेज की स्टार्ट होने का इंडिकेशन है मेम्ब्रेन पूरी तरह से हट गई। क्रोमोसोम अब डिफ्यूज इन साइटोप्लाज्म, पूरे साइटोप्लाज्म में क्रोमोसोम फैल गए। कंडेंसेशन प्रोसेस कंप्लीट, क्रोमोसोम पूरी तरह से बन चुका है, ठीक हो चुका है। इसलिए बच्चों क्रोमोसोम की स्टडी ये सुटेबल होता है। तो क्रोमोसोम क्लियरली विजिबल, दैट्स व्हाई मेटाफेज सुटेबल फॉर क्रोमोसोमल स्टडी। और यहां क्रोमोसोम सबसे थिकेस्ट होगा। देन बेटा जी क्रोमोसोम मूव टुवर्ड इक्वेटर, बीच में ले आओ, बीच में ले लो। प्रोसेस कॉल्ड मेटाकाइनेसिस। अब स्पिंडल फाइबर अटैच्ड विद काइनेटोकोर। यहां 2 टाइप के स्पिंडल फाइबर है, कॉन्टिन्यूअस, डिसकॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस बिटवीन सेंट्रियोल, डिसकॉन्टिन्यूअस बिटवीन सेंट्रियोल एंड काइनेटोकोर। अब क्रोमेटिड, जो क्रोमोसोम का क्रोमेटिड धीरे धीरे सेपरेट होगा, पूरा नहीं होगा, अभी भी जुड़ा है कहां से, सेंटर, वहां जुड़ा हुआ है, बस वैसे आर्म्स अलग अलग हो गई, दिखना ये रहा, ये क्लियरली, ये यहां से सेपरेट हो गई, ये वाले, ये पोर्शन सेपरेट हो गए। देन बच्चों एनाफेज की बात करें, ये सबसे शॉर्टेस्ट स्टेज है। क्या हुआ, ये रहा। तो जो क्रोमेटिड अब तक अटैच थे वो आपस में सेपरेट हो गए, खुल गए। खुलते ही ये लो, अब खुलने में पोजीशन ऐसे है कि जो सेंट्रोमियर है वो तो पोल की तरफ, आर्म्स इक्वेटर की ओर, ये रहा। यहां खुल के अब स्पिंडल फाइबर ने इन क्रोमोसोम को इधर ले गए, कुछ क्रोमोसोम इधर आ गए। तो क्रोमोसोम मूव टुवर्ड पोल। इसके लिए हमें क्या देनी पड़ेगी, एनर्जी। और ऐसा बोलते हैं एक क्रोमोसोम के लिए 30 एटीपी की रिक्वायर्ड होती है। तो बच्चों कंप्लीट सेपरेशन ऑफ सेंट्रोमियर डिवाइड हो गया, एंजाइम सेपरेट, सेपरेशन है तो सेपरेट बोल दो, सेंट्रोमियर स्प्लिट, टूट गया। और यहां ये रहा, ये मेटाफेज क्रोमोसोम है, ये एनाफेज का है, बीच में से सेपरेट हो गए। यहां क्रोमोसोम ए, यहां क्रोमोसोम, तो क्रोमोसोम डबल होते ही बच्चों प्लोइडी भी इंक्रीज हो गई। प्लोइडी का मतलब N2N वो प्लोइडी है, वो डिपेंड किस पे करेगा, क्रोमोसोम नंबर पे। तो मैंने कहा नंबर ऑफ क्रोमोसोम जस्ट डबल, तो प्लोइडी लेवल भी इंक्रीज। नए फाइबर कौन से आ गए, इंटरजोनल, किसके बीच, क्रोमेटिड के बीच। सेंट्रोमियर ऑफ क्रोमोसोम होल की तरफ, क्रोमेटिड और आर्म्स इक्वेटर की तरफ। सेंट्रोमियर को एक तरफ से आगे रहता है तो लीड करता है, तो लीडिंग एज, आर्म्स पीछे की ओर, ट्रेलिंग बिहाइंड, पीछे की ओर रहेगी। ये अपन ने इसकी यहां बात कर ली। अब फाइनली बच्चों जो टीलोफेज आया, मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम टुवर्ड्स पोल, रिक्वायर्ड एनर्जी, ठीक है एनर्जी। टीलोफेज सब एक तरह से प्रोफेज का ही रिवर्स है। प्रोफेज में जो आता उसको उल्टा कर दो। वहां न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ईआर, गोल्जी बॉडी हटे थे, यहां वापस आ गए। और जो क्रोमोसोम थे फर्दर कन्वर्ट इनटू क्रोमेटिन, प्रोसेस कॉल्ड डीकंडेंसेशन। क्रोमोसोम लोस्ट देयर गुणसूत्र अपनी पहचान खो देता है, क्योंकि बेटा जी वो क्या बन गए, क्रोमेटिन बन गए। ये सारी स्ट्रक्चर रीफॉर्म फिर से आ गई। ये अपन ने कौन सी, एनाफेज, टीलोफेज, क्लियर। अब देखो 2-4 लाइन लिख लो, क्वेश्चन के टाइप में ही है। फाइनली आपसे पूछ ले, सेंट्रियोल मूव टुवर्ड्स पोल, आंसर आप लिखते जाना। क्रोमोसोम मूव टुवर्ड्स पोल, डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम, गुणसूत्रों का डबल होना, डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम, क्लियर विजिबिलिटी ऑफ क्रोमोसोम, स्पष्ट गुणसूत्र दिखाई देते हैं, गुणसूत्रों का स्पष्ट दिखाई देना। शेप ऑफ क्रोमोसोम, प्रॉपर शेप ऑफ क्रोमोसोम, आंसर भी लिखते चलो। सेंट्रियोल मूव टुवर्ड्स पोल, बोलो, प्रोफेज। सेंट्रियोल मूव करते हैं प्रोफेज में, गुणसूत्रों का पोल की तरफ जाना एनाफेज,
क्रोमोसोम का नंबर डबल होना, एनाफेज। गुणसूत्र स्पष्ट दिखाई देते हैं, मेटाफेज। प्रॉपर शेप ऑफ क्रोमोसोम, शेप आकृति का अध्ययन करना हो तो एनाफेज। देखिए, क्रोमोसोम मूव टुवर्ड्स इक्वेटर, मेटाफेज। गुणसूत्रों का इक्वेटर की ओर आना, मेटाफेज। अलग अलग मूवमेंट से रिलेटेड बेटा जी। तो सेंट्रियोल का ध्रुव की ओर जाना, सेंट्रियोल की ध्रुवों की ओर गति, हिंदी में लिखो तो सेंट्रियोल की ध्रुवों की ओर गति, आंसर आ गया प्रोफेज। गुणसूत्र की ध्रुवों की ओर गति, एनाफेज। गुणसूत्रों की ध्रुव की ओर गति, एनाफेज। क्रोमोसोम गुणसूत्र की संख्या का दुगना, डबल होना, एनाफेज। स्पष्ट गुणसूत्र का स्पष्ट दिखाई देना, सबसे साफ दिखते हैं बच्चों, मेटाफेज। इसीलिए स्टडी में कोई भी गुणसूत्र से रिलेटेड कोई भी काम हो सब मेटाफेज में करेंगे, एक्सेप्ट शेप को छोड़ दो। मैंने कहा क्रोमोसोम की काउंटिंग, मुझे किसी सेल में क्रोमोसोम काउंट करने हैं, गिनने हैं, संख्या देखनी है, तो मैं क्या जाऊंगा, मेटाफेज। एनाफेज में डबल हो गए ना, तो इसलिए मैं स्टडी, हर चीज की स्टडी मेटाफेज में होती है एक्सेप्ट शेप ऑफ क्रोमोसोम। अगर मुझे क्रोमोसोम की शेप आकृति से ध्यान करना तो एनाफेज। क्रोमोसोम मूव टुवर्ड इक्वेटर, गुणसूत्रों का इक्वेटर की ओर आना, मेटाफेज। तो सेंट्रियोल पोल प्रोफेज, क्रोमोसोम पोल एनाफेज, क्रोमोसोम इक्वेटर पर आए मेटाफेज। बीच में हमेशा कब आएंगे, मेटा का मतलब ही मिड, मध्य में आना, वो बेटा जी मेटाफेज। इक्वेटोरियल प्लेट या मेटाफेजिक प्लेट। लिख लिया। अब वो दो क्वेश्चन लाए हूं, देखो एक तो अच्छा क्वेश्चन कैसे पूछ लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, करो सॉल्व। प्याज की मूल शीर्ष की कोशिका समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होती है, तो कोशिका चक्र की प्रत्येक प्रावस्था में गुणसूत्रों की संख्या और डीएनए की मात्रा ज्ञात कीजिए। दूर में लठ नहीं मारने हैं। अवस्था कौन सी, मैं सीक्वेंस में लिख दूं। सेल साइकिल की ईच फेज, सेल साइकिल में दोनों आ गए, इंटरफेज भी आ गया, एम फेज भी आ गया। सीक्वेंस पता है आपने को, G1 S G2, एम चालू कर दो, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। हर फेज में डीएनए कितना होगा, क्रोमोसोम कितना होगा। बहुत पहले जब क्रोमोसोम बताया था वहां मैंने वो क्रोमेटिन से आपको बता दिए थे। याद सीधा सही रखना है कि क्रोमोसोम डबल, एनाफेज में डीएनए डबल, बस, और कहीं कोई डबल नहीं होगा। अब चलो बात हो रही है प्याज की। 16 प्याज में क्रोमोसोम लिखाए थे मैंने 16, किसमें, 2n की n, 2n। तो बच्चों ओनियन जब है, प्याज अगर है, प्याज की कोई भी मैंने सेल ली, तो ओनियन की 2n में क्रोमोसोम 16 है। डीएनए 2n को रिप्रेजेंट किससे करोगे, एक क्वेश्चन मैंने एस फेज में कराया था, 2c, n को c और डिप्लॉइड है तो 2c, याद आएगा, डीएनए 2c। तो यहां मैंने माना ओनियन की रूट में बेटा जी 16 और डीएनए डिप्लॉइड है तो मैं लिखूंगा 2c। सुनो बस, बाद में लिखो, इसको समझ लो पहले, इस पर बेस्ट क्वेश्चन बनते हैं, देखो कैसे। तो G1 पे आए, G1 पे अपना ये डायग्राम, खत्म बात। एक क्रोमेटिड को मैंने कहा क्रोमोसोम भी बोल सकते हो, क्वेश्चन में आते हैं। डीएनए एक क्रोमेटिड में एक डीएनए होगा, ये लो डीएनए मान लिया मैंने। एस में क्रोमेटिड, लेकिन डीएनए डबल। तो यहां आओ, पहले ऊपर क्रोमोसोम की बात कर लें, तो 2n 16, सुनते रहो, डीएनए 2c। तो ये तो है डीएनए की अमाउंट, ये मैंने c से क्या लिख दिया, क्रोमोसोम। क्लियर यहां बात। तो G1 में
ओनियन के पास 16 क्रोमोसोम थे और डीएनए था उसके पास 2C, ए का मतलब 2C है। एस में आओ, क्रोमोसोम 16, क्रोमेटिन तो एक ही रहा ना, डीएनए 4C। यहां बेटा जी क्या हो गया, डीएनए रेप्लिकेशन हो गया जस्ट डबल। तो हमने इस डायग्राम में वहां आपको ऐसे बना के बताया था, एक डीएनए ये बन गया और दूसरा मान लो ये डीएनए आ गया, दो आ गए। G2 सेम चलेगा, तो क्रोमोसोम डीएनए 4C, कोई समस्या? तो डिप्लॉइड डीएनए को आप हमेशा 2C से रिप्रेजेंट करोगे। प्रोफेज में आओ, कोई चेंज, कोई दिक्कत नहीं है, 16 4C। मेटाफेज कोई दिक्कत नहीं, 16। अब बोलो बच्चों, अगर एनाफेज आ जाए, क्रोमोसोम 32 32, डीएनए 4C। डीएनए डबल होगा एस में, क्रोमोसोम डबल होंगे एनाफेज, बाकी कोई चेंज नहीं करना, 4C। थोड़ी सी और चेंज हो गया, थोड़ा सा चेंज ये हो गया, अब तक क्रोमोसोम क्या थे, 2-1 थे। अरे क्रोमोसोम क्या थे, 2-1 थे बेटा जी, लेकिन अब 4N, ये 2-1 चल रहा ना यहां से, तो 2-1 का मतलब प्लोइडी। फिर बता रहा हूं मैं, 16 क्रोमोसोम, नंबर ऑफ क्रोमोसोम 16, कितने हो गए, ये तो क्रोमोसोम बढ़ गए, तो प्लोइडी भी 2-1 थी, वो अब 4N हो गई। तो ये जो 32 है बेटा जी, ये 2-1 नहीं है, अब आ गया 4N। डीएनए बढ़ाओ एस में, क्रोमोसोम बढ़ाओ एनाफेज में। टेलोफेज का बताओ मुझे, टेलोफेज में एक से अब 2 सेल ही बन गई। हाँ देखो, मैंने मान लिया ऐसे ये सेल हो गई, अभी जो डायग्राम बना है इसको ऐसे बना लेता हूं मैं, बीच में से सेल क्या हो रही है, डिवाइड। तो 32 इधर कितने आ गए, 16, इधर कितने आ गए, माइटोसिस हो रहा है ना, तो 16 ही थे और फाइनली कितने आ गए, 16 आ गए। डीएनए 2C और 2C, बात भेजे में घुसी। बस यहां से क्वेश्चन आ जाते हैं, कोई सी स्टेज देखिए आपको पूछ लो, अपन एक साथ सारी याद रख लेते हैं। तो टीलोफेज की किसी सेल में डीएनए उतना ही होगा जितना शुरू में है, जितना डीएनए शुरू में था 2C, फेज के लास्ट में भी 2C, जितने क्रोमोसोम स्टार्ट में थे उतने ही, क्योंकि बेटा जी माइटोसिस है इसलिए नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम ही रहेगा। हाँ, नंबर ऑफ सेल यहां 1 थी, यहां 2 हो गई। वो अपना गोले वाला डायग्राम ये रहा, आ गया था ये, यहां स्टार्ट की थी सेल, घूमते घूमते जब यहां आई तो 1 से 2 बन गई थी। तो पूरी जब सेल साइकिल कंप्लीट करेगी तो नंबर ऑफ सेल 1 से 2 हो जाएगी। फिर से सुन लो, बिल्कुल खूब सारे क्वेश्चन पीछे हैं। जीवन मैंने बहुत पहले क्रोमोसोम में बातें बताई थी, वहीं याद कर लिया तो सब क्लियर है। ए क्रोमेटिन, और बच्चों अगर क्रोमोसोम लिखा है तो यहां क्रोमेटिन को क्या बोल सकते हो, अगर क्वेश्चन में दे रखा है। बाकी हमें क्लियरली पता है इन तीनों में क्रोमोसोम है ही नहीं, क्रोमोसोम तो यहां चालू होंगे। इन चारों में न्यूक्लियस है ही नहीं, न्यूक्लियस देखना है तो इंटरफेज में आओ, प्रोफेज में तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हट गई थी। तो जीवन में एक क्रोमेटिन एक डीएनए, एस में एक क्रोमेटिन 2 डीएनए, एस में डीएनए डबल हो गया। G2 में सेम टू सेम, सब सेम चलो, तो एस में डीएनए बढ़ा दो, ए में क्रोमोसोम बढ़ा दो, क्लियर हो गई बात। क्रोमोसोम बढ़ती प्लोइडी लेवल अपने आप। तो अगर कोई डिप्लोइड सेल है, ओनियन अगर दे दिया तो ये आपको कुछ मैंने एग्जांपल लिखाए थे, ओनियन का याद रखना है। ओनियन की डिप्लोइड सेल में 16 क्रोमोसोम, अगर सेल डिप्लोइड है तो डीएनए फिक्स याद रख लो, 2C से रिप्रेजेंट करूंगा, हैप्लोइड है तो मैं लिखूंगा C, ये डीएनए है। तो G1 में 2-1 16 थी, डीएनए है बच्चों 2C, एस में डीएनए डबल हुआ, क्रोमोसोम उतना ही है, आगे सेम है। एनाफेज में बढ़ा दो क्रोमोसोम, 2-1 से 4N, 16 से 32, डीएनए अब भी उतना ही चल रहा है। डीएनए को एस में बढ़ना था, बाकी कहीं नहीं बढ़ना। अब टीलोफेज में 1 से 2 बनते ही 32 के 16 आ गए और 4C के 2C। तो जितना स्टार्टिंग में डीएनए और क्रोमोसोम थे उतने ही लास्ट में आ गए। बस यहां सेल 1 थी, यहां 2 आ गए। यही माइटोसिस और सेल डिवीजन। क्लियर, लिख लो इसको, इसमें सारी स्टेजेस याद रखनी है। इसको ह्यूमन के रेफरेंस में भी कर लो। डीएनए तो चेंज होगा नहीं, क्रोमोसोम की नंबर चेंज होगी बस, समझ लियो, इंपॉर्टेंट है।
हर साइकिल, हर फेज एक इक्वेशन में मैंने सारी फेज करवा दी। किसी में कई बार G1 पूछ लेते हैं, किसी में S पूछ लेते हैं, किसी में एनाफेज पूछ लेते हैं। इसमें सारा समझ जाना, इसी सीक्वेंस में चल लो। क्रोमोसोम बढ़ा तो प्लोइडी भी बढ़ी। 16 क्रोमोसोम है, 2n वो प्लोइडी है। और प्लोइडी को समझ लो, हैप्लोइड, डिप्लोइड, वो प्लोइडी थी होती है बच्चों। चले आगे, एक और क्वेश्चन है, बस 2 ही क्वेश्चन है, 2 क्या 10 क्वेश्चन है ये। हर स्टेज का एक क्वेश्चन बनता है, इसमें एक साथ ही मैंने समझा दिया। चलो तो टीलोफेज में पूछे तो क्या बताओगे? टीलोफेज में क्रोमोसोम 32 नहीं है, हो चुकी है डिवाइड भाई, 16 ही एक सेल के हिसाब से। तो जितना G1 में उतना ही टीलोफेज में। बस चलेंगे आप दूसरे क्वेश्चन पे, चलें, लिख लिया पीछे। चलो एक और बच्चों, 2 ही क्वेश्चन है, लास्ट आप देखो, देखो और सोल्व करो, मैं नहीं बताने वाला। ग्राफ दिया आपको एक, इधर डीएनए कंटेंट, डीएनए की मात्रा दे दी 2C 4C। 2C का मतलब समझ आना डिप्लोइड सेल है। अच्छा सीक्वेंस सही है तो थर्ड दे दिया, सोल्व करो। G1 है, G2 मतलब थर्ड में सही है, थर्ड ही होगा क्या? थर्ड ही होगा, बिल्कुल थर्ड होगा। देख लो थर्ड बच्चों अपने ये दे रहा है ग्राफ में, ये मेरी तरफ जो मोटी बुद्धि वाले हैं सुन लो। 2C का मतलब सेल कैसी? डिप्लोइड। ए फेज में 2C है और 2N है, तो स्टार्ट में G1 में होता है। जैसे ही B आया, B में बच्चों ये देखो इधर डीएनए कंटेंट है, डीएनए कंटेंट 2C से कितना हो गया? डीएनए डबल हुआ है, मतलब ये फेज कौन सी है? S फेज, S में डीएनए डबल हो गया। आगे G2 में कोई चेंज, और बच्चों D का मतलब जब डिवीजन होगा तो डीएनए कम हो जाएगा। कैसे? टीलोफेज तक आते आते 4C से वापस कितना हो गया था? 2C। तो यहां डीएनए है 2C, S फेज में डबल हो गया 4C। देख लो भी ऊपर पहले जो क्वेश्चन किया है, G2 में भी, लेकिन जब मेटाफेज या डिवीजन होगा तो फिर से 2C। यही सीक्वेंस है G1 S G2 और M। ऊपर वाला देख लो कहां डीएनए बढ़ रहा था, केवल S में डबल कर दो, बाकी डीएनए कहीं नहीं बढ़ता। टीलोफेज तक आते आते फिर से कितना हो जाएगा? 2C। बस ये ग्राफ बता रहा अपने को। तो 2 बातें बच्चों, डीएनए डबल S में, क्रोमोसोम डबल एनाफेज में। क्रोमोसोम जा रहे हैं पोल की ओर, एनाफेज। क्रोमोसोम आ रहे हैं बीच में, मेटाफेज। सेंट्रोमियर जा रहा है पोल की ओर, सेंट्रोमियर बोला है एनाफेज। सेंट्रोमियर का मतलब क्रोमोसोम ही तो लेके जाएगा। सेंट्रियोल बोले तो प्रोफेज। स्पिंडल फाइबर का सेंट्रोमियर से जुड़ना मेटाफेज। प्रोफेज में तो साइड में था ना स्पिंडल फाइबर, मेटाफेज में आके जुड़ गया, मेटाफेज में स्पिंडल फाइबर जुड़ गए और वही बीच में आके रेंज हो गया। अब सेंट्रोमियर का लीड करना एनाफेज, सेंट्रोमियर आगे लीड करते हुए ले जाएगा और वो ट्रेलिंग बिहाइंड कौन? आर्म्स रह गई पीछे की ओर। वैसे कई क्वेश्चन है तो 2-3 बार आप इसको मेन तो डायग्राम अच्छे से देख लो बेटा जी, उसी से सारी थ्योरी क्लियर हो गई। कल अपन इसका साइटोकाइनेसिस और सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस स्टार्ट कर देंगे मियोसिस। ओके, थैंक यू।